हेलो एवरीवन, दिस इज मुस्कान जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर और पहले हम इस चैप्टर को कर रहे हैं विच इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इससे पहले हमने पढ़ लिया है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और इसके बाद हम करेंगे इस यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर विच इज बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, वो हम इसके बाद करेंगे। पहले हमने यहाँ क्या है ना यार, अभी फ्रेश सेल को पढ़ा है तो फ्रेश उसको डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, सेल अभी पढ़ी है तो अभी उसको डिवाइड भी कर लेते हैं, उसके बाद आ जाएंगे हम अपने बायोमोलिक्यूल्स पे। ठीक है ना, क्लियर है इतनी बात? चलो स्टार्ट कर रहे हैं हम आपका चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए आज हम क्या करने वाले हैं, आज इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी हम कवर कर लेने वाले हैं। इंट्रोडक्शन तो आपको मैं दे ही दूंगी चैप्टर का, साथ ही हम सेल साइकिल को भी आज स्टार्ट कर देंगे कि इसमें कितनी फेजेस होती हैं, सेल कैसे डिवाइड करती है। आज फाइनली आप जान लोगे उन चीजों के बारे में जो आपने क्लास 9th में बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ के आए हो 9th में। ठीक है, कि एक पैराग्राफ का माइटोसिस और एक पैराग्राफ का मियोसिस आपको पढ़ाया गया था, मुझे याद है, बहुत छोटा सा सेक्शन उसमें बना हुआ है। ठीक, तो उस चीज को आज आप पढ़ने वाले हो इस चैप्टर के अंदर, अब धीरे धीरे करके कंप्लीट डिटेल में कि सेल कैसे डिवाइड करती है, डिवाइड करने के पहले भी वो किसी फेज में होती है और वो फेज कौन सी होती है, उसमें भी फर्दर कुछ डिविजन्स होंगे, कुछ स्टेजेस होंगी, वो आप पढ़ोगे। और आप पढ़ोगे कि डिवीजन भी दो तरह का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन एंड मियोटिक डिवीजन। तो ये सारा आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले लेना इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि सेल कैसे डिवाइड करती है और किस साइकिल को अंडरगो करती है। सी, सबसे पहले आप देखेंगे भाई सेल साइकिल के बारे में, है ना, कि कंप्लीट साइकिल कौन सी वो अंडरगो करती है, किस साइकिल में चलती है। उसके बाद आप देखोगे उसकी एम फेज के बारे में, मतलब उसकी डिवाइडिंग फेज के बारे में। एम फेज में आप जानोगे कि फर्दर कितनी स्टेजेस आई। ठीक है, देखो यहां पर आप देखोगे पहले तो सारी फेजेस के बारे में कि उसमें कौन कौन सी स्टेजेस हैं, वो कैसे हो रही हैं, कैसे सेल डिवाइड करती है, किस स्टेज पे उसके अंदर कौन सी एक्टिविटी चलती है, कौन सी एक्टिविटी माइक्रोस्कोप में दिखती है, कौन सी नहीं दिखती है। कंप्लीट डिटेल के साथ साथ लास्ट में अपन चलते जाएंगे उनके सिग्निफिकेंस की तरफ कि ये जो टाइप का सेल डिवीजन है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये जो दूसरा टाइप का सेल डिवीजन है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये किस तरह की सेल्स में होता है, कौन सी सेल इस तरह से डिवाइड करती हैं और कौन सी सेल दूसरे टाइप का डिवीजन करती हैं। क्या उनकी मर्जी से बस मेरा मन कर रहा है मुझे मियोटिक डिवीजन करके डिवाइड करना है तो वो उससे करने लग जाएंगी, मेरा मन कर रहा है मुझे माइटोटिक डिवीजन करना है तो वो उससे डिवाइड करने लग जाएंगी। या फिर कोई एक डिफाइंड क्राइटेरिया है कि नहीं भाई, अगर आपको ये वाला फंक्शन परफॉर्म करना है तो आपको ये वाला पर्टिकुलर डिवीजन ही करना पड़ेगा, और अगर आपको ये फंक्शन परफॉर्म करना है तो आपको पर्टिकुलर ये वाला डिवीजन करना पड़ेगा। क्या ऐसा कुछ डिफाइंड फॉर्मेट है? और आई नो आप सबको ये पता है। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं कंप्लीट डिटेल में इस टॉपिक को, सेल कैसे डिवाइड करती है, किस साइकिल को अंडरगो करती है। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और साथ ही आज हम पढ़ लेंगे सेल साइकिल के बारे में भी। चलो स्टार्ट करते हैं। सी, आर यू अवेयर that all organisms even the largest start their life from a single cell? तो भाई ये तो हमें पता है कि चाहे हम लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म की बात करें, चाहे हम स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म की बात करें, चाहे हम बिल्कुल हाईली डेवलप्ड नए ऑर्गेनिज्म की बात करें, चाहे हम सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें, चाहे किसी की भी आप बात कर लो, लेकिन अगर आप बात कर रहे हो किसी भी लिविंग की, अगर आप बात कर रहे हो किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो भाई सबसे पहली बात, सबसे पहला फैक्ट ही ये है कि उसके पास सेल है। लिविंग होने की जो डेफिनेशन है वही ये कहती है कि अगर सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ है, चाहे वो एक सेल हो चाहे वो नंबर ऑफ सेल्स हो, ठीक है, लेकिन अगर सेल्यूलर फॉर्म नहीं है तो लाइफ ही नहीं है ना। सेल अगर नहीं है तो उसे लिविंग नहीं कहा जाता। एग्जांपल है हमारे पास वायरस का, वायरस के पास अपनी खुद की सेल ना होने की वजह से, सेल्यूलर स्ट्रक्चर ना होने की वजह से, सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ना होने की वजह से वो कैसा है, वो लिविंग नहीं कहलाता है। राइट, तो आपको पता है ना यहां से कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कहलाने के लिए उसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट ही आती है कि उसके पास होनी चाहिए सेल, चाहे वो भले ही उसके पास एक सेल हो या फिर उसके पास कितनी भी सेल हो, पर उसके पास सेल होना मांगता। ठीक है, अगर वो चाहता है कि उसे लिविंग कहा जाए। ठीक, तो आपको ये चीज तो पता है कि भाई सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो होते हैं किसके, सेल के बने।
ठीक है, चाहे एक सेल चाहे मल्टीपल सेल। अब अगर हम बात करें कि एक से मल्टीपल हुई कैसे, तो वो भी हमें पता है कि जो एक सेल होती है वही अपने आप को डिवाइड कर करके अपने से नई सेल को बनाती है। मतलब ये आपने अभी अभी इस चैप्टर में, पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सारी सेल कैसे अराइज होती हैं, कैसे उत्पन्न होती हैं? कोई चमत्कार होता है क्या कि भाई एकदम से आपने फूका मंत्र, आबरा का डाबरा गिली गिली, और मंत्र बोलते ही आपके बहुत सारी सेल्स जो है वो बन गई? ऐसे होता है? नहीं। हर सेल अराइज होती है प्री एग्जिस्टिंग सेल से, जिसके लिए स्टेटमेंट दिया गया है ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। राइट, क्या स्टेटमेंट दिया गया है? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। हर एक सेल अराइज होती है प्री एग्जिस्टिंग सेल से, और ये जो प्री एग्जिस्टिंग सेल से सेल के अराइज होने का फिनोमिना है, ये क्या है? सेल साइकिल, सेल डिवीजन, कि वो सेल क्या करती है? डिवाइड करती है। अब उसके डिवाइड करने के मेथड बहुत सारे हैं, जो सब आपको आज पढ़ने हैं। ठीक है, आज का मतलब इस चैप्टर में पढ़ने, धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। सी, तो यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिज्म। आप सोचोगे कि कैसे एक सिंगल सेल से इतने बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, कैसे एक छोटू सी सेल से इतना बड़ा हाथी बन जाता है, कैसे एक छोटू सी सेल से इतना लंबा सा जिराफ बन जाता है, कैसे बन जाते हैं, कैसे एक छोटू सी सेल से इतना बड़ा सा ऊंट बन जाता है, कैसे एक छोटू सी सेल से हम इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बने हैं। राइट, ये सारे थॉट्स आएंगे माइंड में। तो भाई इसके लिए जो आंसर है वो क्या है? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। सेल की कैरेक्टरिस्टिक ही ये होती है कि वो ग्रो करती है, वो रिप्रोड्यूस करती है। ठीक है, सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या आप बोलो या किसी उसकी सेल की बात करो, तो भाई उसकी कैरेक्टरिस्टिक ही यही है कि वो ग्रो करती है, वो रिप्रोड्यूस करती है, अपने आप को ग्रोथ भी करवाती है और अपने आप को नंबर में इंक्रीज भी करवाती है। ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, ये वो करती है। ठीक है, तो ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू। सारी सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड करके क्या करती हैं? डिवाइड होती हैं। ठीक है, विद ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू टू डॉटर सेल ईच टाइम दे डिवाइड। हर बार जब वो डिवाइड करती है तो एक पेरेंटल सेल से दो डॉटर सेल्स बनती हैं, है ना? ये फिक्स्ड फिनोमिना है कि हर बार जब कोई सेल डिवाइड करती है तो एक पेरेंटल सेल से दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है ना? मतलब जैसे अगर मैंने बोला कि ये एक सेल है, ये पेरेंटल सेल है, इसने किया डिवीजन, तो ये जब डिवाइड करेगी तो घूम गया मेरा पूरा सारा ऑप्शन वाला बार जो मुझे अब मिल गया है। एक सेकेंड रुको जाओ जरा, ये रही इरेजर। हाँ, अब जब ये पेरेंटल सेल डिवाइड करेगी तो ये हमेशा डिवाइड करेगी किसमें? दो डॉटर सेल्स में। ठीक है, दो डॉटर सेल्स में ये डिवाइड करेगी। ये क्या हो जाएगी? इसकी पेरेंटल सेल। ठीक है, और ये दोनों क्या हो जाएंगी? डॉटर सेल, बेटियां। अब ये राज तो पता नहीं कहां किसके साथ ही रह के आए छुप के कि इनको हमेशा डॉटर सेल ही क्यों कहते हैं, सन सेल क्यों नहीं कहते? सोच के देखना जरा। ठीक है, इनको हमेशा डॉटर सेल ही क्यों कहते हैं, सन सेल क्यों नहीं कहते? हमेशा डॉटर ही वर्ड क्यों यूज होता है? पेरेंटल से जब भी बात आए तो डॉटर वर्ड ही क्यों यूज होता है? सोच के देखना जरा। चलो, ये तो आपका काम है सोचने का, मैंने तो बोल के रह दिया। ठीक है, आ जाते हैं अपन अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई सारी सेल का फिनोमिना फिक्स है, डिवाइड करती है, ग्रो करती है, रिप्रोड्यूस करती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड करती है कैसे? एक पेरेंटल सेल जब डिवाइड करती है दो डॉटर सेल को बना देती है एक बार में। ठीक है, एक बार जब वो डिवाइड करेगी, एक बार जब वो डिवाइड करेगी तो हमेशा एक पेरेंटल सेल से दो डॉटर सेल बना देगी। ठीक है, अब उसके बनाने की प्रोसेस बहुत सारी होंगी और उसके बीच में भी बहुत सारी स्टेजेस निकल कर आएंगी। तो दीज न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल्स कैन देमसेल्व्स ग्रो एंड डिवाइड। अब ये जो नई नई बनी हुई डॉटर सेल्स हैं ये खुद से फिर ग्रो कर सकती हैं और ये भी खुद भी फिर डिवाइड कर सकती हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस होना जरूरी है और वो कहीं से किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है। ये सारी भी अपने आप में कैसी हैं? दे ऑल आर केपेबल ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ऑफ परफॉर्मिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये सब भी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कर सकती हैं, ये सब भी डिवाइड कर सकती हैं जो नई सेल्स बन रही हैं, जो डॉटर सेल्स बन रही हैं। ठीक है, तो नाउ गिविंग राइज टू अ न्यू सेल पॉपुलेशन दैट इज फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ अ सिंगल पेरेंटल सेल एंड इट्स प्रोजेनी। In other words, such cycle of growth and division allow a single cell to form a structure consisting of millions of cells. यही वो फिनोमिना है यार, सिंपल सा, कि जैसे मैंने अगर यहाँ पर बनाना शुरू करा एक सेल, ठीक है, दो सेल। अब मैं बोलूं इस वाली सेल के बारे में, इसने भी फर्दर डिवाइड कर लिया अपने आप को दो सेल में।
अब मैं बोलूं इस वाली सेल के बारे में, तो इसने भी फर्दर डिवाइड कर लिया अपने आप को 2 सेल में। अब मैं बोलूं इस वाली सेल के बारे में, तो क्या ये डिवाइड नहीं करेगी? ये भी करेगी। इसने भी डिवाइड कर लिया अपने आप को 2 सेल में। अब मैं बोलूं इस सेल का, तो इसने भी डिवाइड किया अपने आप को 2 सेल में। अब आप सोचो एक सेल से कहां पहुंच गए आप, ठीक है, आप सोचो एक सेल से इसका नंबर तो जो है वो रैपिडली बढ़ता रहेगा और बढ़ता ही रहेगा। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। देखो ये देखो, ये भी सेल डिवाइड कर रही है, फिर बना रही है 2 सेल, ये भी डिवाइड कर रही है, फिर बना रही है 2 सेल, ये भी डिवाइड कर रही है, फिर बना रही है 2 सेल, सारी डिवाइड करेंगे। हाँ, क्योंकि सबकी प्रॉपर्टी है ना, ग्रोथ करना और डिवाइड करना, रिप्रोड्यूस करना, ये तो सबकी प्रॉपर्टी है, तो सब ही करेंगे, ठीक है। अब आप सोचो सिर्फ यहां पर ये जो डिवाइडिंग प्रोसेस चल रही है, सोचो कितनी बार हमने देखा, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 और ये 4, सिर्फ 4 स्टेप। एक सेल से कितनी सेल पे आप पहुंच गए, ठीक है। पहले एक सेल थी, टोटल नंबर ऑफ सेल देखना यहां पर, एक सेल से कितनी सेल पे आप पहुंच गए, ठीक है। यहां पर 1 सेल थी, ठीक है, फिर क्या बनी, उससे 2 बन गई, फिर 2 से 4 बन गई, फिर 4 से और बन गई ज्यादा, फिर उससे और ज्यादा बन गई, ठीक है। तो आप समझो कि सिर्फ 4 बार डिवाइड करने पे एक सेल ने अपने से इतनी सेल अगर बना दी हैं, तो ये जो प्रोसेस है, यही रीजन है, यही इसका रूट कॉज है, यही इसका फिनोमिना है, जिससे क्या होती है, एक नई सेल, एक ही सेल से पूरी की पूरी पॉपुलेशन बनाने की उसके पास क्षमता होती है। एक सिंगल सेल से क्या हो जाता है, मिलियंस ऑफ सेल्स वाला ऑर्गेनिज्म बन जाता है, यही सेल के डिवाइड करने की प्रॉपर्टी की वजह से। लेकिन अब ये जो सेल के डिवाइड करने की प्रॉपर्टी जो यहां आपने ये एक चार्ट जैसा बना दिया, इतनी सिंपल भी नहीं है, ठीक है। इसके पीछे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारी स्टेजेस हैं, बहुत सारे इनके स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे, बहुत सारी अलग अलग फंक्शन वाली सेल्स होंगी, ठीक है। और उसमें बहुत सारे स्टेजेस आएंगे जो आपको पढ़ने हैं कि भाई कैसे ये डिवाइड करती है, कौन से टाइप का डिवीजन है तो उसका क्या फंक्शन में इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक। ये सारी चीजें भी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं जो आपको पढ़नी है। अब ये कब कैसे वेरी करेगा, कौन सी साइकिल की कौन सी स्टेज पे वेरी करेगा, ये सब अपन पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। अपन पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं किस चीज को, सेल साइकिल को, कि जब सेल डिवाइड करती है तो वो किस साइकिल को अंडरगो करती है। सी, सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो भाई है ही इंपॉर्टेंट, अगर सेल डिवाइड नहीं करेगी तो काम कैसे चलेगा। हाँ, तो ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक्स प्लेस। देखो सेल जब डिवाइड करती है तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सेल डिवाइड कर गई और बस बट गई 2 में, ठीक है। उसको अपना सारा जो सेल का मटेरियल है, जो सारे आपने सेल ऑर्गेनल्स पढ़े हैं, आपने जो पूरा उसका क्या पढ़ा है, पूरा जो मटेरियल पढ़ा है ना इनसाइड द सेल, वो सब डिवाइड होता है। वो सब अपने आप को पहले क्या करेंगे बताओ, एक सेल को डिवाइड करना है तो क्या वो ऐसे डिवाइड करेगी क्या कि एक सेल है, उसके पास एक माइटोकॉन्ड्रिया था तो उसने क्या करा, आधा आधा बांट लिया कि चल एक काम करते हैं, ये ले 50% मेरा 50% तेरा, ठीक है। उसके पास एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी, उसने ऐसे बांट ली आधी आधी कि ये ले इसमें से आधी वाली रफ एंडोप्लाज्मिक तेरी, आधी वाली मेरी, आधी वाली स्मूथ तू ले ले, आधी वाली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मुझे दे दे। ऐसे डिवाइड करते हैं क्या? ऐसे डिवाइड करेंगे तो फिर तो हर बार सेल जो है वो और छोटी और छोटी और छोटी और छोटी हो जाएगी। एक टाइम के बाद तो डिवाइड करने के लायक ही नहीं बचेगी वो। हाँ, एक टाइम के बाद तो वो डिवाइड करने के लायक ही नहीं बचेगी। तो ऐसा नहीं चलता है यहाँ पर। हर एक सेल जब डिवाइड करती है तो वो अपने बराबरी की बिल्कुल टक्कर की सेल को बनाती है। जैसी वो थी वो अपनी डॉटर सेल को भी बिल्कुल वैसा ही बनाती है। मतलब जितना सेल का मटेरियल, जितना भी सेल ऑर्गेनल्स उसके पास हैं, वो सारे के सारे उसमें भी होते हैं और पेरेंटल में भी बचते हैं। तो फिर आप सोचो ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा तभी हो पा रहा है ना यार, जब वो अपने सारे सेल ऑर्गेनल्स को पहले क्या करे, डुप्लीकेट करे। ठीक है, तो डुप्लीकेशन की प्रोसेस समझ आ गई कि भाई उसको क्या करना है, सारे मटेरियल को पहले डुप्लीकेट करना है, तब जाके डिवाइड करेगी। अब डुप्लीकेशन की बात तो मैम यहां पर समझ आ गई, डीएनए भी रेप्लिकेट करेगा, है ना। और पूरी सेल की जो है वो ग्रोथ भी होना जरूरी है। ये जो हम कह रहे हैं कि वो डुप्लीकेट करेगी अपने मटेरियल को, मतलब वो क्या करेगी, ग्रो करेगी, है ना। पहले ग्रो करेगी फिर डिवाइड करेगी। जब मटेरियल सब डबल हो जाएगा कि हाँ भाई मेरे पास अब 2 माइटोकॉन्ड्रिया, मेरे पास अब 2 न्यूक्लियस है, मेरे पास अब 2 गोल्जी बॉडी है, सब कुछ मेरे पास अब क्या है, डबल इन नंबर, तो मैं क्या कर सकती हूँ, अब इक्वल इक्वल इनको क्या कर सकती हूँ, डिवाइड कर सकती हूँ। 50% एक सेल में, 50% दूसरी सेल में बांट सकती हूँ।
तब वो फिर डिवाइड करेगी। मतलब पहले आती है सेल की ग्रोथ, फिर होती है सेल की डिवीजन, समझे? सेल साइकिल में देखो तो ऑल दीज प्रोसेस दैट इज सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ हैंस हैव टू टेक प्लेस इन अ कोऑर्डिनेटेड वे। इन सबको कोऑर्डिनेटेड वे में होना पड़ेगा ना। पहले डिवाइड कर दिया, अब बोलो क्या एक काम करो, अब कर लो ग्रोथ, ऐसे कैसे पॉसिबल है? डिवाइड ही कर दिया तो फिर उसके पास कुछ ऑर्गेनल बचा ही नहीं, तो कैसे करेगी वो ग्रोथ? पहले होगी ग्रोथ। हर चीज का एक कोऑर्डिनेटेड सीक्वेंस है कि भाई उस सीक्वेंस में ही होगा काम, ठीक है? ऐसा नहीं कि मर्जी से कभी भी ग्रोथ करवा दी, कभी भी डिवाइड करवा दिया। तो देयर हैज टू बी अ कोऑर्डिनेटेड वे। देन to ensure the correct division and formation of progeny cells containing intact genomes, ताकि उनमें पेरेंटल सेल से प्रॉपर जीनोम भी पहुंचे, प्रॉपर सारे सेल ऑर्गेनल्स भी पहुंचे और उसकी फंक्शनिंग भी प्रॉपर हो सेल की, ठीक है? वो भी सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए केपेबल हो, ना कि किसी पर डिपेंड कर जाए और ना ही उसमें कोई डिफेक्ट हो, ठीक है? तो ये पूरे मोटिव को अचीव करने के लिए एक प्रॉपर सीक्वेंस होना जरूरी है सारी स्टेप्स के बीच में। कौन सी स्टेप्स के बीच में? डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ एंड डिवीजन। सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन, तीन चीजें बताई हैं। तीनों के बीच में एक कोऑर्डिनेटेड स्टेप्स होनी जरूरी है, कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस होनी जरूरी है। इस सीक्वेंस की अगर हम बात करें, ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं जिनसे एक सेल डुप्लीकेट करती है, ठीक है, अपने जीनोम को, फिर सिंथेसाइज करती है बाकी जो सेल के ऑर्गेनल्स हैं उन सबको, कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, और फिर इवेंचुअली डिवाइड कर देती है, उन सबको बांट देती है इक्वल इक्वल दो डॉटर सेल में। इस पूरे सीक्वेंस को, इस पूरी सीक्वेंशियल साइकिल को ही आप सेल साइकिल कहते हो। क्लियर है इतनी बात? इस पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को ही, इस पूरे सीरीज ऑफ इवेंट को ही आप सेल साइकिल कहते हो। जब एक सेल ने क्या किया, अपने आप को, अपने सारे सेल ऑर्गेनल को पहले क्या कर लिया, न्यूक्लियस से लेकर सारे सेल ऑर्गेनल को डुप्लीकेट कर दिया। फिर डुप्लीकेट करने के बाद उसने क्या किया डुप्लीकेट करने के बाद, हाँ, डुप्लीकेट करने के बाद डिवाइड कर लिया। डिवाइड करा, नई सेल बनी। अब वो नई सेल भी फिर अपने आप को क्या करेगी, पहले मटेरियल डुप्लीकेट करेगी, पहले तो ग्रो करेगी, ठीक है, फिर डुप्लीकेट करेगी, फिर डुप्लीकेट करके फिर क्या कर देगी, वो डिवाइड कर लेगी। तो हर बार ये सेम सीक्वेंस चलेगा, हर बार सेम सीक्वेंस चलेगा। तो एक सेल से नई सेल बनने तक की जो प्रोसेस है, जब वो एक पूरी साइकिल कंप्लीट कर लेगी, उसे आप कहोगे एक सेल साइकिल। और ऐसी मल्टीपल जो है वो साइकिल्स चलती रहती है। इसे कहते हैं हम क्या, कि सेल डिवीजन की एक साइक्लिक प्रोसेस है। क्या कहते हैं हम? सेल डिवीजन क्या है? एक साइक्लिक प्रोसेस है। और ये साइकिल चलती रहती है और नंबर बढ़ता रहता है, मिलियंस ऑफ सेल वाला ऑर्गेनिज्म बन जाता है। सिंपल है। नाउ although cell growth in terms of cytoplasmic increase, सेल जो ग्रोथ की बात चल रही है, ये ग्रोथ ऐसी नहीं है कि भाई अभी सेल छोटी है, इसको थोड़ा बड़ा हो जाने दो, है ना? अब ऐसा लग रहा होगा कि न्यूक्लियस है वो, नहीं, ऐसा नहीं है कि सेल अभी छोटी है, इसको बड़ा हो जाने दो। सिर्फ ऐसी वाली ग्रोथ की बात चल रही है कि बस उसका साइज बढ़ जाए, नहीं, बात चल रही है उसके साइटोप्लाज्मिक कंटेंट की। जो उसके साइटोप्लाज्म में पूरा कंटेंट भरा हुआ है ना, जो आपने अभी अभी पढ़ के आए हो ताजा ताजा, उस पूरे साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज की बात चल रही है, ठीक है? इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, साइक्लिक प्रोसेस होती है, जैसा कि मैंने बताया, सेल साइकिल होती है। डीएनए सिंथेसिस होता है ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। पूरी सेल साइकिल में डीएनए सिंथेसिस की एक स्पेसिफिक स्टेज है और वो बस उसी वक्त होता है। आप मर्जी चाहे किसी भी स्टेज पे सोचो कि अब डीएनए सिंथेसिस हो जाए, नहीं होगा। उसकी एक स्पेसिफिक स्टेज है, वो तभी होता है, ठीक है? अब वो कौन सी स्टेज पे होता है, कौन कौन सी स्टेजेस हैं, वो स्टेज कब किसके बाद होती है, यही तो आपको पढ़ना है भाई, यही तो आपको पढ़ना है। पहले देख लो जरा एक सी लाइन और, दैट द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, मतलब कि डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड। अब जब ये डीएनए अपने आप को क्या कर लेगा, जैसे न्यूक्लियस है ना यार, देखो सेल है, पेरेंटल सेल, इसका न्यूक्लियस, इसके अंदर पड़े हुए क्रोमोसोम्स, जेनेटिक मटेरियल, सब कुछ, ठीक है, पड़ा हुआ है। ये सब अपने आप को डुप्लीकेट करता है। पहले पूरा जेनेटिक मटेरियल अपने आप को डुप्लीकेट करता है। आरएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए डुप्लीकेशन, जो यहाँ पे टर्म्स यूज हो रहे हैं, ये देखो, रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो टर्म यूज हो रहा है, ये क्या करता है, अपने आप को पहले डबल करता है। जब ये डबल कर लेता है तभी तो आप कहते हो कि पहले क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है। जब ये मटेरियल अपना जेनेटिक मटेरियल डिवाइड करता है, देखो इतना तो पढ़ लिया ना हमने सेल वाले चैप्टर में कि न्यूक्लियस के अंदर कैसे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब ये क्या करेगा, पहले अपने आप को डबल कर लेगा, तब जाके तो इक्वल इक्वल फिर सेल क्या करती है, दो न्यूक्लियस में बांट देती है, दो न्यूक्लियस में बांट देती है। जब सेल के अंदर न्यूक्लियस दो हो जाते हैं, फिर जो है वो सेल डिवाइड करके क्या कर लेती है, एक एक न्यूक्लियस वाली, और सेल ऑर्गेनल्स भी तब तक डिवाइड हो चुके हैं, ठीक है? सेल ग्रोथ जो है वो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, उसमें क्या हुआ, सेल ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट हुए थे, तो सेल ऑर्गेनल भी इक्वल इक्वल बढ़ जाते हैं, और ऐसे करके ये सेल जो है वो बनती है। ऐसे करके इससे जो है वो दो सेल बनती है एक सेल से। तो मतलब पहले होता है क्या, न्यूक्लियस डिवाइड, फिर होता है क्या, साइटोप्लाज्म डिवाइड,
पहले क्या डिवाइड हुआ यहाँ पर देखो, न्यूक्लियस एक था, दो हो गए, पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर देखो ये पूरी सेल और साइटोप्लाज्म एक ही था, अब वो भी दो दो हो गए। पहले क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड, फिर क्या हुआ, साइटोप्लाज्म डिवाइड। अब इसके लिए भी टर्म है, इसके लिए भी टर्म है, पता है आप सबको उन टर्म्स के बारे में। पहले हुआ क्या, अच्छा चलो पहले तो मैं ये टर्म बताऊं आपको। देखो जो न्यूक्लियस होता है उसे न्यूक्लियस जो होता है इसे और क्या कहते हैं, इसे कैरी ऑन भी कहते हैं। कैरी ऑन नहीं, कैरी ऑन, ठीक है, कैरी ऑन नहीं कह रही हूं मैं, कैरी ऑन भी कहते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस है इसे कैरी ऑन कह रहे हैं अगर, तो जो न्यूक्लियस का डिवीजन है, न्यूक्लियस का डिवीजन है, इसे आप क्या कहोगे, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। और जो सेल का डिवीजन है, साइटोप्लाज्म का, सेल, कंप्लीट सेल जो अब डिवाइड कर रही है, इसे आप कहोगे क्या, साइटोकाइनेसिस। ये टर्म मैंने थोड़ा दूर लिखा है जानबूझकर, ठीक है। ये देखो, ये काइनेसिस, और काइनेसिस का मतलब हर बार डिवाइड करने का है, तोड़ने का है, ठीक है, इक्वल इक्वल डिवाइड होने का है। कैरियो जिसमें कि न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, कैरियोकाइनेसिस, और साइटो जिसमें कि सेल ही डिवाइड हो गई है अब, दिस इज साइटोकाइनेसिस। तो मतलब दो स्टेजेस चली, दो प्रोसेस चली, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, है ना। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड हुआ क्योंकि उसी को कैरी ऑन कहते हैं, टर्म याद रखना। साइटोकाइनेसिस में सेल डिवाइड हुई, तो हमेशा याद रखना पहले होता है कैरियोकाइनेसिस, बाद में होता है साइटोकाइनेसिस। क्योंकि अगर न्यूक्लियस दो में डिवाइड नहीं करेगा तो फिर सेल दो अलग अलग न्यूक्लियस को कैसे अपने अंदर कैरी करेगी। आप सोचो कि आपने सेल को पहले डिवाइड कर दिया तो अब वो न्यूक्लियस तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। अगर मैं बोलूं कि मैं इसको सेल को पहले डिवाइड कर रही हूं, दो सेल में डिवाइड कर रही हूं, तो अब इस न्यूक्लियस को कहां बांटोगे आप, कैसे बांटोगे, ऐसे आधा तोड़ोगे क्या, हाँ कैसे करोगे, अगर उसका मटेरियल डुप्लीकेट नहीं हुआ है, नहीं कर सकते ना, हाँ ऐसे तोड़ के नहीं दे सकते ना आप उसको कि भाई आधा आधा ले लो, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पर सबसे पहले बात है, और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट का क्या करोगे, दोनों की दिक्कत है। तो इसलिए पहले हमेशा क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, बाद में होता है साइटोकाइनेसिस, ठीक। चलो ये वाली चीज तो मैंने बता दी। अभी अपन देख लेते हैं यहाँ पर कि ये जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है ये फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किसमें, डॉटर न्यूक्लियाई में, एक कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट से, जिसको ही आप कहते हो सेल डिविजन, ठीक है, जिसको आप कहते हो सेल डिविजन। ये क्या हुआ, सेल डिवीजन। सी, तो दीज इवेंट्स आर देमसेल्व्स अंडर जेनेटिक कंट्रोल, और ये सारे जो सेल डिवीजन के इवेंट्स आप पढ़ने वाले हो ये सब जेनेटिक कंट्रोल में होते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हें कोई कंट्रोल ही नहीं कर रहा होता, इन सब का जेनेटिक कंट्रोल होता है। अब इस बात को अभी आप मत समझो, ठीक है, अभी मत समझो से क्या मतलब है, पहले आप इन फेजेस पे आओ, पहले आप इन फेजेस पे आओ कि सेल साइकिल किन किन फेजेस में होती है, फिर आपको अपने आप समझ आएगा कि कहां पर कैसे किस चीज को कंट्रोल और रेगुलेट किया जा रहा है, ठीक है। पहले देख लेते हैं अपन फेजेस। देखो एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम पढ़ रहे हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल। क्या होता है, एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल को आप बताओगे जब भी ह्यूमन सेल को, ठीक है, तो ये जो सेल होती हैं ये अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स में एक बार डिवाइड करती हैं। दीज सेल्स डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स, ठीक है। अगर आप 24 आवर्स का, अब ये जो टर्म है इसको क्यों आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखो आप इसी के बेसिस पर बताओगे कि कौन सी फेज कितने घंटे तक चली, और फिर एट लास्ट आप कंक्लूजन निकालोगे कि अच्छा सबसे ज्यादा 8 घंटे में तो यही वाली स्टेज बस हुई थी, ठीक है, और फिर सिर्फ 2 घंटे में ये काम हो गया, सिर्फ 1 घंटे में ये काम हो गया। तो ऐसे आप बताओगे कि कौन सी फेज कितनी ज्यादा टाइम टेकिंग है, किसको कितना ज्यादा टाइम लग रहा है किस फेज को होने में, लॉन्गेस्ट फेज कौन सी है सेल साइकिल की, है ना। एक सेल साइकिल कंप्लीट होगी ना, ये सेल जो डिवाइड कर रही है 24 घंटे में कर रही है, मतलब वो एक सेल साइकिल को कंप्लीट कर रही है। एक पेरेंटल सेल ने डॉटर सेल बनाने में कितना टाइम लगा दिया, 24 आवर लगा दिए, तो मतलब ये उसकी एक सेल साइकिल होगी। एक सेल साइकिल में कौन सी फेज कितनी लंबी चल रही है ये आपको कैसे पता चलेगा, टाइम याद रखना 24 आवर, फिर कौन सी स्टेज कितने आवर्स में चल रही है अपन वो देख लेंगे, ठीक है। चलो ये एक चीज समझ आ गई, क्या क्या आपको पकड़ के रखना है, ध्यान में रखना है। सी, however this duration of cell cycle can vary फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ये जो ड्यूरेशन है सेल साइकिल का ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकता है, एंड ऑल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप, एक टाइप की सेल से दूसरे टाइप की सेल तक भी वेरी करेगा, है ना। कि एक देखो
ड्यूरेशन जो है वो वेरी करेगा किसमें, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, कि किस ऑर्गेनिज्म में किस सेल की फेज को कितना टाइम लगता है, किस ऑर्गेनिज्म का डीएनए डुप्लीकेट करने में टाइम ज़्यादा लेता है, किस ऑर्गेनिज्म की सेल की ग्रोथ होने में टाइम लगता है, किस ऑर्गेनिज्म में सेल डिवाइड करने में टाइम ज़्यादा लगा रही है ना। तो किस फेज में कौन सी सेल साइकिल में कौन सी फेज कितने ज़्यादा ड्यूरेशन की हो रही है, ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करेगा। साथ ही साथ ये वेरी करेगा कि सेल किस टाइप की है। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारी ब्लड सेल है तो उसे कितना टाइम लगता है ना। अगर हम बात करें कि हमारी नर्व सेल है तो उसे डिवाइड करने में कितना टाइम लगता है। तो ऐसे हमारी भी अलग अलग तरह की सेल्स हो सकती हैं, है ना। सेम ऑर्गेनिज्म में भी, ह्यूमन बीइंग में भी कितनी सारी वैरायटी ऑफ सेल हैं। तो सेल टाइप पे भी डिपेंड करती है उसकी सेल साइकिल कि वो कितनी लंबी चलेगी, वो कितनी जल्दी डिवाइड करेगी, और ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंड करती है। जैसे हम बात करें कि जो स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सेल साइकिल बहुत छोटी छोटी होती है, 2 मिनट में, 5 मिनट में, 7 मिनट में बहुत सारी सेल साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। तो ऐसे करके सेल साइकिल ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी वेरी करेगी और टाइप ऑफ सेल से भी वेरी करेगी कि किस टाइप की सेल है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। देखें अगर हम एक एग्जांपल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल मैं देने वाली थी इकोलाई का, पर ठीक है यीस्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। यीस्ट की अगर हम बात करें तो इसकी जो सेल साइकिल है ये अबाउट 90 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। और यीस्ट आपको पता है ना, ये 90 मिनट वाला फिनोमिना, यीस्ट का ये जो 90 मिनट वाला फिनोमिना है ये आपको पता है। हाँ, देखो उसकी सेल साइकिल बताई गई, कितनी बताई गई देखो। यीस्ट जो है वो एक सेल साइकिल अपनी कंप्लीट करती है इन ओनली अबाउट 90 मिनट्स। ठीक है, 90 मिनट्स में। वहां कहां बात चल रही है ह्यूमन की 24 आवर की, यहाँ पर यीस्ट की बात चल रही है कि वो एक नॉर्मल सेल जो डिवाइड करती है वो 90 मिनट में डिवाइड कर देती है। ठीक है, अब जब यीस्ट की बात चल रही है तो हम कैसे ना भूलें, कैसे बात ना करें, ठीक है, कैसे ना भूलें, कैसे भूल जाएं, कैसे ना बात करें हम इस बारे में कि यीस्ट को हम यूज़ करते हैं, यीस्ट पाउडर को हम यूज़ करते हैं बेकिंग में, फर्मेंटेशन में, इन सब चीज़ों में क्यों यूज़ करते हैं। क्योंकि ये बहुत जल्दी डिवाइड करता है। ठीक है, बहुत जल्दी डिवाइड करता है, इसकी साइकिल बहुत छोटी है। ठीक है, बहुत जल्दी डिवाइड करता है और फिर क्या करता है, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट करता है और उसकी वजह से जो भी डो हम बना रहे होते हैं वो कैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा एयरी हो जाता है। तो मतलब उसमें एयर की क्वांटिटी ज़्यादा और फ्लोर की क्वांटिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो मटेरियल हम बनाते हैं वो काफ़ी लाइट बनता है ना। जैसे कि बात करें ब्रेड की, उसमें भी एयर क्वांटिटी ज़्यादा होती है। जैसे हम बात करें अगर जैसे हम बात करें अगर भटूरे की, ठीक, तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं राइट, जिनसे क्या होता है, मटेरियल बहुत, डो जो है वो बहुत एयरी बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है और वो बहुत जल्दी डिवाइड भी करती है ना। तो क्यों जल्दी डिवाइड करती है, अभी आपने देखा सेल साइकिल छोटी है उसकी, सेल साइकिल कितनी है उसकी, 90 मिनट्स की है ना। अब अगर अपन बात करें किस चीज़ की बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, कि जो भी अभी तक आप पढ़ रहे थे, जो भी अभी तक मैं आपको बता रही थी, हम बात कर रहे थे बार बार के स्टेजेस में काम चलेगा, स्टेजेस में प्रोसेस होगी, स्टेजेस में साइकिल चलेगी। तो अब फाइनली आप आ गए हो किस तरफ, अब फाइनली आप देख रहे हो फेजेस ऑफ सेल साइकिल में यहाँ पर कि ये कौन सी बेसिक फेजेस के थ्रू डिवाइड करती है। सबसे पहले आपको दिख रही है इंटरफेज, फिर दिख रही है आपको एम फेज जो कि यहाँ पर डिनोट करती है माइटोसिस को। ठीक है, मियोसिस नहीं है इसका मतलब, यहाँ पर ये डिनोट कर रही है माइटोसिस को। ठीक, अब यहाँ पर आप सबसे पहले इन साइकिल्स को, इन फेजेस को देखते हैं अपन कि इंटरफेस क्या करती है, उसमें सेल की कौन सी प्रोसेस चलती है, वो कैसे, इसमें क्या ग्रोथ होती है या रिप्लिकेशन होता है, क्या होता है इसके अंदर, है ना। ये चीज हमें देखनी है और फिर हमें देखना है कि माइटोसिस फेज क्या होती है। ठीक है, ये दोनों चीज आज हम देख लेते हैं। इंटरफेज, एम फेज बता ही दिया मैंने आपको कि ये माइटोसिस से रिलेटेड है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ये जो एम फेज है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट करती है उस फेज को। ठीक है, इट रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर्स, जब एक्चुअल सेल डिवीजन या माइटोसिस होता है। ठीक है, एंड इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेजेस। आप इसे ऐसे समझ लो, देखो आसान भाषा में एक वो फेज जब सेल डिवाइड करने के लिए तैयार हो रही है, मेकअप कर रही है, तैयार नहीं, मतलब अभी सिर्फ तैयार हो रही है, डिवाइड नहीं कर रही है। और दूसरी वो फेज जब सेल क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। समझे, दो तरह से समझो, एक वो फेज जब सेल क्या हो रही है, तैयार हो रही है ताकि वो डिवाइड कर सके, और एक वो फेज जब वो सेल क्या कर रही है, फाइनली अब तैयार हो गई है तो डिवाइड कर रही है। अब ऑब्वियस सी बात है कि भाई हमेशा पहले तैयार ही होगी, बाद में ही डिवाइड करेगी। ठीक है, तो हर बार फिर तैयार होना, फिर डिवाइड करना, फिर तैयार होना, फिर डिवाइड करना, कैसे चलेगी प्रोसेस, साइकिल में चलेगी। तो तैयार जब हो रही है मतलब डिवाइड नहीं कर रही है। ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। मान लो उन्होंने क्वेश्चन में आपसे पूरे ऑप्शंस रख दिए इंटरफेस के और कह दिया कि उस फेज से रिलेटेड इवेंट बताओ जब सेल डिवाइड नहीं कर रही,
तो आपको समझ जाना है कि डिवाइड नहीं कर रही मतलब डिवाइड करने के लिए तैयार हो रही, मतलब कौन सी फेज, पहले वाली फेज। ये आपको डिकोड करना पड़ेगा माइंड में, ठीक है। तो अगर आपने ऐसे याद रखा तो आपको किसी भी तरह से कहीं से भी कितना भी घुमा हुआ हो डिकोड करने में दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक। आप देख लेते हैं अपन इंटरफेज और एम फेज दोनों को। एम फेज बात करेगी यहाँ पर माइटोसिस की। अब देख लो भाई फटाफट से इंटरफेज और एम फेज के बारे में, साइकिल्स के बारे में। सी See, it is significant to note that in 24-hour average duration of cell cycle of a human cell की 24 आवर की एवरेज ड्यूरेशन बताई है सेल साइकिल की। जो सेल डिवीजन होता है वो प्रॉपरली लास्ट करता है कितनी देर, सिर्फ 1 घंटे। सोचो पूरी सेल की साइकिल 24 आवर, 24 आवर की साइकिल, उसमें भी 2 शेड दिखा दी और अब मान ही नहीं रहे हैं, कितने जिद्दी हैं मतलब लोग। 24 आवर की साइकिल। अब इस साइकिल को मैं ऐसा साइन बना दूं इसके ऊपर, अरे भाई येलो ही रहने दे यार, क्या जरूरत है इतनी कलर की, नहीं चाहिए इतने रंग जीवन में मुझे, बस ये ठीक है, ठीक है। 24 आवर की साइकिल चल रही है। अब जरा ये बताओ कि ये 24 आवर की साइकिल में मैंने अगर आपसे ये कहा कि 1 आवर जो है सिर्फ उस 1 आवर में सेल डिवाइड कर रही है, तो आप सोचो बाकी टाइम वो क्या कर रही है, टाइम वेस्ट। बताओ बाकी टाइम पे वो क्या कर रही है, टाइम वेस्ट। हाँ, गेम खेल रही है मोबाइल में, क्या कर रही है बाकी टाइम पे। ऑब्वियस सी बात है यार, मैम आपने अभी बोला कि सेल क्या करेगी, कुछ टाइम पे सेल जो है वो डिवाइड करने के लिए तैयार होगी और कुछ टाइम पे डिवाइड करेगी, तो मतलब वो तैयार हो रही है। मेकअप में टाइम लगता ही है मैम, उसको भी लग गया मेकअप में टाइम, 23 आवर तक मेकअप कर रही है, 23 आवर तक तैयार हो रही है और उसके बाद डिवाइड कर रही है। देखो जरा, ये देखो, इसको डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड कर लो 2 फेज में, ठीक है। अब अभी मैं 23 की बात नहीं करती हूँ, अपन सेफ खेलते हैं। अपन को कितना बोला कि 1 आवर लग रहा है उसको, लगभग अप्रोक्सीमेटली 1 आवर लग रहा है उसे। भाई ये कलर आएगा देखो, इससे बचना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेटली 1 आवर लग रहा है उसे, अप्रोक्सीमेटली 1 आवर लग रहा है उसे क्या करने में, सेल को डिवाइड करने में। अब आप ये सोचोगे कि मैम बाकी के 23 आवर में ये एग्जैक्टली क्या कर रही है, थोड़ा सा अपन मजाक से हटके आ जाते हैं बात पे। तो भाई ये जो इंटरफेज है ना, लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। सेल के साइकिल का 95% से भी ज्यादा वक्त जो है वो दे रही है किस चीज के ऊपर, वो दे रही है अपनी इंटरफेस पे। मतलब सेल को तैयार होने में ज्यादा वक्त लग रहा है, सीधी सी बात है। अब आप इसको हंसो सुन के या फिर उसको कैसे भी कह लो, ठीक है, या फिर आपको कुछ बहुत सारी चीजें याद आने लग जाए ये सुन के, लेकिन बात तो यही है, ठीक है, कि वो तैयार होने में ज्यादा टाइम लगा रही है और काम उतनी देर का है ही नहीं। फंक्शन 1 घंटे का, लेकिन उसमें तैयार होने के लिए लगा दिए 5 घंटे। तो बस वही वाली कहानी है, प्रोसेस थी 1 घंटे की, लेकिन उसके लिए तैयार होने में लगा दिए कितने, 23 घंटे। कितने, 23 घंटे। अब याद रहेगी ये चीज, आई थिंक लड़कियों को तो अच्छे से याद रहेगी और लड़कों को भी याद रहेगी क्योंकि पाला तो पड़ता ही है ना। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे देख लेते हैं। द एम फेज स्टार्ट्स विद न्यूक्लियर डिवीजन। अब यहां जो हम एम फेज की बात कर रहे हैं, ये स्टार्ट कैसे होती है। देखो ऐसा नहीं है कि इंटरफेज पहले नहीं पढ़ना है अपन को, ये दोनों जो महान शब्दों को मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, आपको सिर्फ यहां पर इंट्रोड्यूस करवाया जाए। पहले आप स्टार्ट करोगे अपनी इंटरफेज से ही। देखो एम फेज जो है वो स्टार्ट होती है न्यूक्लियर डिवीजन से। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक बनाई मैंने डब्बा, डब्बे में बनाया मैंने एक और डब्बा, उस डब्बे में बनाया मैंने बहुत सारा जलेबी जलेबी जलेबी, मतलब जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, बहुत सारा सा कॉइल्ड सा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई पहले न्यूक्लियस तो डिवाइड कर ले। न्यूक्लियस जब तक डिवाइड ना करे तब तक सेल की क्या जरूरत, कैसे जरूरत है उसकी कि वो इक्वली डिवाइड कर जाए, जब तक न्यूक्लियस डिवाइड ना करे है, तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। अब ये सब जो कलर में वेरिएशन आ रहे हैं ना, ये सब अपने आप आ रहे हैं, ये सब चमत्कारिक खेल है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ठीक है। ये जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, और इस जेनेटिक मटेरियल से ये क्या हुई, फिर अब 2 में डिवाइड हुई, क्योंकि न्यूक्लियस 2 बन चुके हैं, 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं, तो फिर सेल का भी डिवीजन हुआ और ये बन गया क्या, 2 अलग अलग सेल बन गई। ये क्या हुआ, 2 अलग अलग सेल बन गई। बन गई क्या, बताओ बन गई क्या, यही मैंने अभी बताया था। अब मैंने आपसे ये कहा था कि न्यूक्लियस जो है बेटा उसे कैरियन भी कहते हैं, इसलिए न्यूक्लियस के डिवीजन मतलब न्यूक्लियस का
डिवाइड होना, टूटना दो इक्वल पार्ट में, ये कहलाएगा कैरियोकाइनेसिस। और जब हम बात करें साइटोकाइनेसिस की, मतलब साइटोप्लाज्म, मतलब फाइनली पूरी सेल डिवाइड हुई है ना, तो इसे कहोगे आप साइटोकाइनेसिस। सी एम फेज स्टार्ट होती है न्यूक्लियर डिवीजन से, करस्पॉन्ड करती है किससे, सेपरेशन ऑफ टू डॉटर क्रोमोसोम्स, ठीक है। Karyokinesis then usually ends with the division of cytoplasm, मतलब साइटोकाइनेसिस, और इस तरह से होता है सेल का डिवीजन। अब इस डिवीजन के पहले वाली फेज जब ये हो रही है तैयार, मतलब कि इंटरफेज पे आते हैं, शुरुआत हमें यहीं से करनी है। इंटरफेज पे आते हैं, इंटरफेज के अंदर क्या होगा, the interphase दो called the resting phase, इंटरफेस को resting phase कहा जाता है, क्योंकि तो is the time during which the cell is preparing for division, ये वो टाइम है जब सेल क्या कर रही है, डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रही है, ठीक है। ये वो टाइम है जब सेल क्या कर रही है, डिवाइड करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रही है बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन एन ऑर्डरली मैनर, मतलब क्या करके, सेल ग्रोथ भी करके और डीएनए रेप्लिकेशन भी करके, दोनों चीजें करके ही वो क्या कर रही है, अपने आप को डिवाइड करने के लिए तैयार कर रही है। और दोनों चीजें ये जो हो रही है ना, सेल की ग्रोथ और डीएनए का रेप्लिकेशन, ये दोनों भी एक सीक्वेंस में चलेंगे। ऐसा नहीं है कि मर्जी से पूरी इंटरफेस अपनी है, पूरे 23 घंटे अपने हैं, अभी मन कर रहा है थोड़ा सा डीएनए रेप्लिकेट कर लिया, अभी मन कर रहा है थोड़ी सी ग्रोथ कर ली, अभी मन कर रहा है 2-4 माइटोकॉन्ड्रिया बना लिए बैठ के। ऐसे नहीं, हर चीज का एक सीक्वेंस, हर चीज का एक ऑर्डर, कि पहले ये करना है फिर ये करना है ना। हर चीज का एक सीक्वेंस, हर चीज का एक ऑर्डर। अब वो ऑर्डर क्या है, वो ऑर्डर क्या है, वो ऑर्डर आएगा अलग अलग स्टेजेस में, वो ऑर्डर आएगा अलग अलग स्टेजेस में। जैसे कि इंटरफेस को डिवाइड किया गया है 3 फेजेस में, 3 है ना ये, हाँ 3 फेजेस में, ठीक है। इंटरफेस क्या होता है ना, हाथ में हमेशा मेरे पेन होता है, अब इस पेन की वजह से मैं क्या करती हूँ, कभी ये वाली फिंगर मेरी रह गई, कभी ये वाली फिंगर रह गई, फिर आप लोग बोलते हैं मैम ये तो 4 है, ये सब हरकतें करते हो, तो इसलिए मैं पहले देख लेती हूँ, हाँ भाई 3, हाँ 3, ठीक है। यहाँ देखो इंटरफेस को डिवाइड किया अपन ने कितने में, 3 फेजेस में। अब इन 3 फेजेस में सबसे पहले आएगी आपकी G1, G2, रावण, R2, पता नहीं कौन कौन सी, क्या तरीका है ये, देखो G1 फेज, S फेज, फिर G2 फेज। अब ये G1, S और G2 की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अभी तक का आपने जितना भी इंफॉर्मेशन लिया अभी तक जितने भी कॉन्सेंट्रेशन से इस चैप्टर को पढ़ा, अब यहां पर इन तीनों फेजेस को पढ़ते वक्त उस कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर लेना, ठीक है। लाइफ में मतलब अभी तक आप जितना भी सेल डिवीजन को पढ़ते आ रहे हो, आपको क्लास 11th ही है और यही वो चैप्टर है जिसमें सेल डिवीजन बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है लाइफ की, ठीक है। जो लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो आपको सिर्फ यहीं पर इसी टॉपिक में, इसी चैप्टर में पढ़ाई जा रही है, और कहीं 50 बार रिपीटेडली ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है कि आपको फिर पढ़ लिया, नहीं, ये यहीं पर आता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही बढ़िया सा इवेंट है, उसमें इन तीनों फेजेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि 23 आवर आप देख रहे हो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग वाली जो ये प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एम फेज में माइटोसिस या मियोसिस नहीं है भाई, वो तो माइटोसिस और मियोसिस तो ऐसी फेजेस है कि जो इंटरलिंक्ड है, वो आपको रिप्रोडक्शन में भी काम आएंगी, आगे जाके क्लास 12th में जब पढ़ोगे, ठीक है, वो आपको हर जगह काम आएंगी। वो तो मतलब ऐसे लिंक्ड टॉपिक्स है कि वो बार बार निकल के आएंगे उनके मुद्दे, कि माइटोसिस मियोसिस, उसका मुद्दा बार बार निकलेगा, चाहे आप प्लांट का रिप्रोडक्शन पढ़ोगे चाहे ह्यूमन का रिप्रोडक्शन पढ़ोगे, वो मुद्दे बार बार उठकर आएंगे। लेकिन बात अगर हम करें ना बेटा इंटरफेस की, तो इंटरफेस की जो डिटेल्ड आपको डेप्थ यहां पर मिलती है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, वो डेप्थ आपको कहीं और उतनी बार रिपीट होकर नहीं आती, ठीक है। तो ये इसकी बहुत ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंस बना देता है अपने आप में कि इंटरफेस यहां आपको बहुत अच्छे से समझनी है। इंटरफेस के अंदर है आपके पास 3 फेजेस, सबसे पहले है G1, S एंड देन G2। G1 फेज की अगर मैं बात करूं तो उसे गैप 1 फेज कहते हैं। ये कोई आपका मूवी वाला जीवन नहीं है, इस जीवन का मतलब है गैप 1, मतलब पहला गैप। अब गैप से आप समझते हो कि मतलब काम रुक गया, गैप से क्या समझते हो कि काम रुक गया, बताओ। और ये है गैप 2, मतलब यहां पर भी काम क्या हुआ, रुक गया, बताओ क्या समझते हो। पहले गैप आया मतलब काम रुका, फिर सिंथेसाइज हुआ, सिंथेसाइज करने का मतलब होता है मैम बनाना, एस मतलब सिंथेसिस, एस फेज मतलब सिंथेसिस फेज, मतलब बनाने वाली फेज, ठीक है। फिर से G2 आया, G का मतलब गैप ही है हर बार, तो फिर से मैम क्या हो गया, पॉज लग गया, फिर से गैप आ गया। आप देखो इन चीजों को जो आप समझ रहे हो क्या वो सच में वैसी ही है।
इन चीजों को अब आपको पढ़ना है कि जो आप इनके नाम से समझ रहे हो क्या ये सच में वैसी ही है, क्या गैप 1 सिंथेसिस और गैप 2 इस तरह से चलेंगे, सीक्वेंस यही रहेगा हमेशा, गैप 1 देन सिंथेसिस एंड देन गैप 2, G1 S एंड देन G2, ठीक है। ये इंटरफेस की स्टेजेस देखी है आपने, सब स्टेजेस, फेज कौन सी चल रही है, इंटरफेस, सब स्टेजेस उसी की है ये, ओके। अब देखो G1 फेज, ठीक है, एक सेकेंड हाँ जी, देखो G1 फेज देखते हैं। ये जो G1 फेज है ये क्या बताती है, इट करस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच के फेज ये बताएगी। मतलब क्या, मतलब देखो ऐसा, मतलब देखो ऐसा कि सेल जो है वो डिवाइड हो रही है ना, इंटरफेस के बाद आती है क्या, देखो मैंने ऐसे बनाया इंटरफेस और मैंने आपसे बोला उसके बाद आएगी एम फेज और उसके बाद फिर मैंने इसमें साइक्लिक साइन जो है वो लगा दिया, है ना, कि एम फेज के बाद फिर से इंटरफेस आएगी, इंटरफेस के बाद फिर से एम फेज आएगी, एम फेज के बाद फिर से इंटरफेस आएगी, इंटरफेस के बाद फिर से एम फेज आएगी। क्लियर है ना यहां तक। अब अपन ने देखा बेटा कि यहां पर ये जो इंटरफेस है, ये जो इंटरफेस है इसकी भी 4 अलग अलग स्टेजेस है, यही देखा ना हमने कि ये जो इंटरफेस है इसकी भी 4 अलग अलग स्टेजेस है ना। अरे 4 क्यों बना रही हूं मैं, वो वाली तो अभी इंट्रोड्यूस मुझे करनी ही नहीं है ना, रीजन था वैसे बनाने का पर उसे अभी इंट्रोड्यूस नहीं करना है मुझे, अभी मैं 3 ही रखती हूँ, है ना। अभी हमने इसकी भी 3 स्टेजेस देखी, G1 S और G2, है ना, यही देखा। ये सब जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ये बढ़ेगी एम फेज की तरफ, ठीक है ना, यहां तक तो क्लियर है अपन को। अब क्या हुआ, मैंने जब आपसे बोला कि एम फेज के बाद इंटरफेस आएगी तो इंटरफेस में सबसे पहले क्या आएगा बेटा, G1, है ना, तो मतलब एम फेज के बाद फिर G1 फिर S फिर G2 फिर M, ऐसे भी बोल सकते हो ना। आपको थोड़ा सा अगर इंटरफेस को तोड़ दोगे, इंटरफेस को अगर थोड़ा सा उसकी स्टेजेस में तोड़ के बात करोगे तो आप ऐसे भी बोल सकते हो ना कि एम फेज के बाद G1 ऑफ इंटरफेस, है ना। यही तो उन्होंने कहा कि G1 फेज जो है वो कौन सा इंटरवल है, माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का इंटरवल है, ठीक है, माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन का बीच का इंटरवल। अब डीएनए रेप्लिकेशन किधर हुआ, बस ये आप लोगों के माइंड में आया डाउट कि मैम अरे यार डीएनए रेप्लिकेशन हुआ तो हुआ कब, तभी तो हम समझेंगे ये बीच का इंटरवल कैसे। देखो सुनो, ये लिखा हुआ है आगे, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है अपन को, सब है यहीं पर। सी ड्यूरिंग G1, भाई येलो का मतलब रेड कब से होने लगा, आधे टाइम तो मैं उसको कलर ही बताती रह जाती हूँ, सीख ही नहीं रहा इतने दिन से। ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव and continuously grows but does not replicate its DNA। G1 फेज के वक्त सेल जो होती है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती है, लेकिन अपना डीएनए रेप्लिकेट नहीं करती। किस वक्त, G1 फेज के वक्त। ध्यान से सुना, इतना बिल्कुल इजी पीसी काइंड ऑफ नहीं था, ये थोड़ा सा डेप्थ है, ध्यान से समझो। देखो G1 फेज के वक्त अभी लगेगा कि मैम बस सुन लिया, ऐसा करती नहीं करती, उसमें क्या डेप्थ है। देखो G1 फेज के वक्त सेल जो होती है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और कंटिन्यूसली ग्रो करती है, लेकिन रेप्लिकेट नहीं करती अपना डीएनए, ठीक है, अपना डीएनए रेप्लिकेट नहीं करती। सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है, कंटिन्यूसली ग्रो करती है, बस अपना डीएनए रेप्लिकेट नहीं करती। तो फिर कब करेगी, अगर G1 में नहीं कर रही तो फिर कब करेगी, एस और सिंथेसिस फेज। मतलब एस या सिंथेसिस फेज जिसे हम कहते हैं, ये वो पीरियड है जिस वक्त डीएनए का सिंथेसिस होता है। एस फेज का मतलब ही था सिंथेसिस, तो एस फेज में क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस। मतलब कैसे बनेगा डीएनए, देखो डीएनए सिंथेसिस टर्म सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डीएनए बनेगा कैसे, जब वो पुराना वाला अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिका का मतलब समझते हो ना, अगर मैं कहूं कि मैं यहाँ पर हूं और मेरे किसी स्टूडेंट ने बोला कि मुझे तो मुस्कान मैम की मिमिक्री करनी है, वो बिल्कुल एज इट इज मेरे जैसे लुक में यहाँ आके खड़ी हो गई और मेरी मिमिक्री कर रही है, मैं बोलूंगी अरे ये तो मेरी रेप्लिका है, कहूंगी
क्या कहूंगी मैं, अरे ये तो मेरी रेप्लिका है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ आके खड़ी होगी अंशिका, मैं बोलूंगी अरे ये तो मेरी रेप्लिका है, ठीक है। या फिर यहाँ पर आके खड़ी होगी सोनम रानी, मैंने बोला अरे ये तो मेरी रेप्लिका है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि कोई ऐसा आपको इवेंट अगर बताना है, कुछ ऐसा टर्म आपको यूज करना है जब आप बोल रहे हो कि बिल्कुल मेरे जैसा, है ना, बिल्कुल मेरे जैसा, तो उस चीज के लिए आप बोल देते हो ना रेप्लिका। जनरल लाइफ में बोलते हो, अपन जनरल टर्म्स की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकेशन यहाँ कुछ नहीं दे रहे, है ना। जनरल टर्म्स में आप उस चीज को रेप्लिका बोलते हो, बस वैसा ही कहानी है। डीएनए जब अपने जैसी रेप्लिका को बनाता है, अपने जैसा एक और स्ट्रैंड बनाता है, क्या करता है, अपने रेप्लिका को जनरेट करता है, उसी प्रोसेस को डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, या डीएनए डुप्लीकेशन कहते हैं, या डीएनए सिंथेसिस कहते हैं। क्या यहां पर कोई भी बहुत बड़ा रॉकेट साइंस था? नहीं था, बिल्कुल नहीं था। तो बस एस फेज का मतलब सिंथेसिस फेज है, ये हमें समझ आ ही गया था, बिल्कुल उसके नाम से समझ आया था। काम भी उसका वैसा ही है, काम भी उसका वैसा ही है। उसे क्या करना है, उसे डीएनए सिंथेसाइज करके देना है। तो अब आपको समझ आ गया कि एम फेज, ठीक है, ये जो जीवन फेज है इसको क्या कहा गया, इसे कहा गया कि भाई एम फेज और डीएनए सिंथेसिस के बीच की फेज है ये। कह सकते हो ना, बताओ, सोचो सोचो सोचो, कह सकते हो या नहीं? डीएनए कहां बन रहा है? यहां। डीएनए कहां सिंथेसाइज हो रहा है? यहां। तो आप इसे एम फेज और डीएनए सिंथेसिस फेज के बीच की फेज किसे बोलोगे? जीवन को बोलोगे ना। बस यही तो कहा उन्होंने कि जीवन फेज corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication। माइटोसिस से लेकर डीएनए रेप्लिकेशन के इनिशिएशन के बीच वाली फेज जीवन फेज कहलाती है। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक, है ना। अब उन्होंने कहा कि फिर जीवन फेज जो है वो करती क्या है, ठीक है, ये वाली कहलाती है स्टेज, उसमें कोई दिक्कत नहीं। करती क्या है? मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है, ठीक है, ग्रो करती रहती है कंटिन्यूअसली, लेकिन डीएनए रेप्लिकेट नहीं करती। मेटाबॉलिकली एक्टिव है, कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेट नहीं कर रही है, क्योंकि वो काम है सिंथेसिस फेज का। एस फेज में जाके सिंथेसिस होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, और इस टाइम पर जो एक सेल के अंदर जितना भी नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ डीएनए होना चाहिए उसका डबल हो जाता है, इसीलिए उसे डीएनए डुप्लीकेशन भी कहते हैं। कितने इजी है ना ये सारे फैक्ट्स को समझना। जैसा उसका नाम है वैसे ही उसका काम है। सिंथेसिस मतलब सिंथेसाइज करना, मतलब बनाना। रेप्लिकेशन मतलब रेप्लिका जनरेट करना, मतलब अपने ही जैसी कॉपी बनाना, है ना। डबल कर रही है इसलिए डुप्लीकेशन करना। कितना सिंपल है, बताओ, है नहीं सिंपल? एकदम बिल्कुल सिंपल 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 डिंपल। चलो आगे देखें, आगे देखते हैं। If the initial amount of DNA is denoted as 2C, then it increases to 4C। डुप्लीकेट कर रहे हैं, सिंपल है ना, कि अगर इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए मान लो 2C है तो वो डुप्लीकेट करके 4C हो जाएगा, 4C है तो डुप्लीकेट करके 8C हो जाएगा। बस आपको डबल करना है, ठीक है। तो ये क्या करता है, अपना नंबर डबल कर लेता है, डुप्लीकेट कर लेता है। हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर। लेकिन अगर हम बात करें तो इसके क्रोमोसोम नंबर में कोई भी इंक्रीज नहीं आएगा। अगर सेल डिप्लॉयड है तो वो डिप्लॉयड ही रहेगी। अच्छा, और अगर हैप्लॉयड है तो हैप्लॉयड ही रहेगी क्या? बताओ, ये क्वेश्चन मार्क आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन मार्क आप लोगों के लिए। जरा 1 सेकंड 2 सेकंड का टाइम जो मैं हमेशा देती हूं ले लो जरा और सोच के बताओ। सी सिंपल सा फंडा है यार। बात हो रही है कि जो डीएनए है वो डुप्लीकेट करेगा, मतलब डीएनए अपने आप को, अपने अमाउंट को डुप्लीकेट करेगा, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा। सी प्लॉइडी लेवल सेम रहेगा, डिप्लॉइड सेल है तो डिप्लॉइड रहेगी, हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड रहेगी। प्लॉइडी लेवल में कोई चेंज यहां पर नहीं देखने को मिलेगा आपको। चलो आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट लाइन क्या कहती है। एनिमल सेल्स में एस फेज के वक्त, सिंथेसिस फेज के वक्त जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है ये कहां होता है? न्यूक्लियस में स्टार्ट हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है भाई, डीएनए वहीं है तो वहीं पे स्टार्ट होगा, है ना। न्यूक्लियस में डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन हो जाता है। एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में जो सेंट्रियोल है वो भी अपने आप को डुप्लीकेट करता है। आपको पता है ना उसका रोल क्या है? देखो देखो उसका रोल क्या है। सेल, उसका जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर, है ना। न्यूक्लियस में रेड से बनाने वाली हूं, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट कर रहा है, अपने आप को डबल कर रहा है अमाउंट में, ठीक है। और साथ ही साथ जो सेल के अंदर प्रेजेंट है क्या? सेंट्रियोल्स। ये सेंट्रियोल्स भी क्या होते जा रहे हैं? ये सेंट्रियोल्स भी क्या करते जा रहे हैं? खुद को डुप्लीकेट, ठीक है, ऑपोजिट पोल्स पर।
पहुंचकर ये भी अपने आप को क्या कर रहे हैं, डुप्लीकेट कर रहे हैं। अब ये क्यों डुप्लीकेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है धीरे धीरे ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, यहां से जो ये जेनेटिक मटेरियल है ये क्या करेगा, इसका जो क्रोमोसोम कंटेंट है वो कैसे होगा, खिंचेगा किस तरफ, दो अलग अलग ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाएगा। ये आपको जो हल्का फुल्का छोटा छोटा सा जो नॉलेज है ना, उसके बेसिस पे मैं याद दिला रही हूं। पढ़ना हमें सब कुछ है अभी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज सब पढ़नी है हमें अभी। सब आप देखोगे कि कैसे स्पिंडल फाइबर बनता है, कैसे क्रोमोसोम खिंचते हैं, दो अलग अलग पोल की तरफ जाते हैं, कैसे सब कुछ होता है, आप सब देखोगे। बट स्टिल मैंने आपको थोड़ा सा याद दिला दिया, क्योंकि इतना तो आप लोगों को बेसिक सा नॉलेज है ना। तो एनिमल सेल में जो एस फेज के वक्त अगर हम बात करें तो डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में स्टार्ट हो जाता है और सेंट्रियोल साइटोप्लाज्म में डुप्लीकेट करता है। यहां पर मैं इस चीज को क्यों बार बार रिपीट कर रही हूं, क्योंकि इससे जब क्वेश्चन आता है तो आप लोग थोड़े से कंफ्यूज या जाते हो कि डीएनए रेप्लिकेशन हुआ कहां पर बेटा, न्यूक्लियस में, है ना, और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हुआ कहां पर, साइटोप्लाज्म में। याद रहेगी बातें, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ कहां पर, न्यूक्लियस में, और सेंट्रियोल का हुआ कहां पर, साइटोप्लाज्म में। बस यही बात थी। आगे देख लें, ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। G2 फेज के वक्त प्रोटीन्स जो होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं किसके लिए, माइटोसिस के लिए, व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूज। ठीक है, G2 फेज में क्या होगा, G1 फेज आपने देखी थी ना, सेल ग्रो करेगी, ठीक है, डेवलप करेगी, बस डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि वो काम है एस फेज का, है ना, सिंथेसिस फेज का। अब G1 फेज हो गई, एस फेज हो गई, है ना, ग्रो भी कर ली, एस फेज में आके डीएनए भी डुप्लीकेट कर लिया। अब क्या करना है, अब होगा आपका ड्यूरिंग द G2 फेज, यहां समझो कि G2 फेज में क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा जिससे कि माइटोसिस में उसे हेल्प मिले। ठीक है, माइटोसिस में उसे हेल्प मिले, उसके लिए उसमें प्रोटीन सिंथेसिस होगा और सेल की ग्रोथ जो कि G1 पे स्टार्ट हुई थी वो चलती ही रहेगी साथ ही साथ। ठीक है, वो कंटिन्यूअसली चलती ही रहेगी साथ ही साथ। ठीक है सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं, सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिविजन। कुछ सेल्स जैसे कि एडल्ट एनिमल्स की अगर हम बात करें तो उनमें डिवीजन नहीं होता। ठीक है, सारी सेल्स डिवाइड करेंगी या नहीं करेंगी, ये वाला क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आता है तो उसका आंसर आपको ये मिलेगा कि एडल्ट एनिमल्स में जो कुछ सेल्स होती हैं वो एग्जिबिट नहीं करती डिवीजन वाली प्रोसेस को। जैसे कि अगर हम बात करें हार्ट सेल्स की, ठीक है, तो इनमें डिवीजन नहीं होता। एंड मेनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली, और कई सारी सेल्स की अगर हम बात करें तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमेशा डिवाइड ही करेंगी, कुछ कभी नहीं करती और कुछ कभी कभी करती हैं, है ना। देखो ऐसे ही स्टेटमेंट सिंपल अगर हम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, सारी सेल हमेशा डिवाइड करती हैं या नहीं, तो आंसर क्या बनेगा, देखो कुछ सेल हमेशा डिवाइड करती हैं, कुछ कभी नहीं करती और कुछ कभी कभी करती हैं। यही तीन ऑप्शन बनेंगे, है ना, कुछ हमेशा करती हैं, कुछ कभी कभी करती हैं और कुछ कभी भी नहीं करती। ठीक, तो देखो कुछ जो कभी डिवाइड नहीं करती वो है कौन सी, आपकी हार्ट सेल्स। और अगर हम बात करें कि कुछ जो ओकेजनली डिवाइड करती हैं, कभी कभी किसी स्पेशल मौके पे डिवाइड करती हैं, ठीक है, वो कौन सी है ठीक है, एज नीडेड टू रिप्लेस सेल्स that have been lost because of injury और cell death। ये वो सेल्स होती हैं जो सिर्फ किसी हीलिंग प्रोसेस के वक्त, ठीक है, जब उन्हें उस किसी पोर्शन को, किसी प्लेस ऑफ सेल को क्या करना हो, रिप्लेस करना हो, उस वक्त ये डिवाइड करना स्टार्ट करती हैं। जैसे अगर हम बात करें कि किसी भी इंजरी के वक्त या किसी सेल डेथ के वक्त कहीं पर किसी स्पेसिफिक ऑर्गन या बॉडी पार्ट में अगर कोई इंजरी हो गई है, कोई अगर सेल डेथ हो गई है वहां पर उस सेल की, ठीक है, तो उस सेल को रिप्लेस करने के लिए एक नई सेल आएगी और इसलिए उस रीजन की सेल जो है वो डिवाइड करेगी, अदरवाइज वो नहीं करती, अदरवाइज वो नहीं करती। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, ओकेजनल डिवीजन बोलेंगे। तो एक एग्जांपल जो कभी सेल नहीं डिवाइड करे उनका भी है, और एक केस आपके पास वो वाला भी है कि जो ओकेजनली डिवाइड करेंगी वो किस ओकेजन पे करेंगी, दिवाली होली पर करेंगी क्या, नहीं भाई, इंजरी के केस में, सेल डेथ के केस में करेंगी, रिप्लेस करने के लिए करेंगी। उनका मोटिव क्या होगा, डिवाइड करके नंबर में इंक्रीज करना नहीं, उनका मोटिव होगा उस डैमेज्ड सेल को, उस डेड सेल को क्या करना, रिप्लेस कर देना, ये उनका मोटिव होगा। ठीक है, तो ये वाले दोनों केसेस आपके पास हैं कि एक केस जब आपके पास क्या हो, सेल जो को बिल्कुल कभी डिवाइड नहीं करती, एक वो केस जो कि ओकेजनली डिवाइड करती है और जो हमेशा डिवाइड करती है। तो फिर कैसे करती है, सी, तो दीज सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट G1 फेज। वो सेल्स जिन्हें कभी डिवाइड करना ही नहीं होता आगे जाके, वो क्या करती हैं, G1 फेज को एग्जिट कर देती हैं। ठीक है,
वो वाली सेल्स जिन्हें आगे जाके अब डिवाइड करना ही नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करती हैं, G1 फेज को एग्जिट कर देती हैं और उसके बाद फिर एंटर कर जाती हैं किसमें, G1 फेज से जैसे ही एग्जिट लिया, ठीक है, जैसे ही एग्जिट लिया G1 फेज से, मतलब G1 फेज में क्या क्या हुआ था, देखो देखो यहां पर देखो, मैंने बोला अगर कि ये एक सेल है ना, इसने क्या किया, डिवाइड किया, मतलब इसने अभी कौन सी प्रोसेस की है, एम फेज पे गई थी ये, अभी डिवाइडिंग फेज कौन सी, अपनी एम फेज, मतलब ये अभी एम फेज में थी। अब एम फेज से ये जो सेल बनी है, इस सेल को अब डिवाइड नहीं करना कभी भी, अब इसको कभी भी डिवाइड नहीं करना, ठीक है, तो ये किस में जाएगी, पहले तो G1 फेज में जाएगी, पहले जाएगी ये किस में, G1 स्टेज में, ठीक है, और G1 स्टेज के बाद फिर ये क्या करेगी, G1 स्टेज के बाद फिर ये क्या करेगी, G1 स्टेज में तो उसे जाना पड़ेगा क्योंकि उसको डेवलप तो करना है ना, ग्रो तो करना है, ठीक है, डिवाइड करते से वो कंप्लीटली ग्रोन अप नहीं है ना, उसको अभी ग्रो करना है, साइज में डेवलप करना है, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट तो वो कर लेगी G1 स्टेज में जाके, लेकिन G1 स्टेज के बाद फिर जैसे ही G1 स्टेज को उसने एग्जिट किया, उसके बाद अब वो S फेज में नहीं जाएगी, क्योंकि वहां जाएगी तो डिप्लीकेशन हो जाएगा और वो उसे करना नहीं है, डुप्लीकेशन उसे करना नहीं क्योंकि उसे डिवाइड ही नहीं करना, तो वो एस फेज में नहीं जाएगी। G1 फेज से जैसे ही बाहर निकली तो यहां अब वो किस फेज में आके अटकेगी, देखो सुनो, ये सेल जो से आगे जाके डिवाइड नहीं करना है वो G1 फेज को एग्जिट करेगी और फिर एंटर करेगी एक इनएक्टिव स्टेज में जिसे कहते हैं क्वीसेंट स्टेज या G0 स्टेज ऑफ द सेल साइकिल, जिसे मैं इंटरफेस में लिखने वाली थी वैसे तो, पर फिर मैंने नहीं लिखा कि टाइम पे इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है, तो ये क्वीसेंट स्टेज जिसे आप कहते हो क्या, क्वीसेंट स्टेज को G0 स्टेज भी कहते हो, G चल रहा है अपना G1 G2 तो उसी को G0 ज्यादा अच्छा होता है समझना, तो ये आ जाएगी आपकी कौन सी स्टेज पर, ये आ जाएगी यहां पर सेल आपकी G0 स्टेज पे। ये स्टेज कैसी है, इनएक्टिव स्टेज, स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी किसके टर्म्स में, सेल साइकिल के टर्म में, स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी किसके टर्म्स में, सेल डिवीजन के टर्म्स में, सेल डिवीजन की जो प्रोसेस है उससे इनएक्टिव, ऐसा नहीं है कि सेल ही इनएक्टिव है ना, सेल डिवीजन के केस में, सेल डिवीजन के पर्सपेक्टिव से ये कहां चली जाएगी, स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी में चली जाएगी, जिसे हम कहते हैं क्वीसेंट स्टेज, मतलब कि G0 फेज पे। समझे बात, एक सेल जिसे फर्दर डिवाइड नहीं करना है वो लेकिन वो बनी तो किसी ना किसी के डिवीजन से ही है ना, बनी कैसे है वो, किसी ना किसी के डिवीजन से, मतलब एम फेज से आई है, डिवाइड होके आई है, डिवाइड होके आ गई, अब उसे क्या करना है, पहले ग्रो तो करेगी, डेवलप तो करेगी, मैच्योर तो होगी, ठीक है, तो G1 फेज में चली गई, हो गया ग्रोथ डेवलपमेंट मैच्योर सब हो गई, ठीक है, अब उसको डिवाइड नहीं करना तो सिंथेसिस करके कोई मतलब ही नहीं है, तो नहीं जाएगी एस फेज में, कहां चली जाएगी, इनएक्टिविटी, तो उस स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी को एक अलग नाम दे दिया गया कि भाई ये G0 स्टेज है, मतलब ये क्वीसेंट स्टेज है जहां पर सेल क्या हो जाएगी, स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी पे चली जाएगी, फर्दर उसे डिवाइड नहीं करना, इसलिए समझे बात, हमेशा G0 की बात जो होगी, स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी की बात जो होगी वो उसी केस में होगी जब उसे फर्दर डिवाइड नहीं करना है, समझे, इतनी बात समझ आई सबको, क्वीसेंट स्टेज वाली बात समझ आई सभी को, ठीक है, चलो आगे देखें, आगे देखें, अब आपको समझ आ गया ना, G1 के बाद G0 स्टेज पे जाएगी वो सेल जिसे आगे डिवाइड नहीं करना, ठीक है, क्योंकि सिंथेसिस में जाएगी तो उसका मटेरियल डबल हो जाएगा और फिर उसको डिवाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक सेल में 2 न्यूक्लियस डबल मटेरियल रहेगा तो वो एब्नॉर्मल कंडीशन को डेवलप करेगी, है ना, वो नहीं होने देना है अपन को, तो इसलिए एस फेज में ना जाके वो आ जाएगी G0 स्टेज पर, ठीक है, और इस स्टेज में जो सेल्स होती हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करेंगी, वो मतलब फंक्शनली एक्टिव है, बस डिवीजन वाले पर्सपेक्टिव से वो इनएक्टिव है, डिवीजन नहीं करेंगी, ठीक है, बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस called on to do so depending on the requirement of the organism। G0 फेज में जो सेल है उसकी अगर रिक्वायरमेंट होगी तो ही वो डिवाइड करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी, ओकेजनल वाली बात है। तो इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज आल्सो सीन इन द डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स। एनिमल सेल्स में जो माइटोटिक सेल डिवीजन है, ठीक है, जो हम माइटोसिस की बात अब करने वाले हैं सॉरी देखो, एनिमल सेल्स में जो हम माइटोटिक सेल डिवीजन की बात करने वाले हैं ये डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में भी देखा जाता है, ठीक है, डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में ही देखा जाता है। सोमैटिक सेल्स क्या है, डिप्लॉयड सेल्स क्या है, देखो माइटोटिक डिवीजन होना है ना, माइटोटिक डिवीजन होना है। अब अगर आपसे कहा, ठीक है, चलो पूरा ही बना लेते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया एक एनिमल सेल का, ठीक, मैंने एक एग्जांपल लिया किसी भी एनिमल सेल का और मैंने कहा कि इसको क्या करना है, माइटोटिक सेल डिवीजन करना है, तो ये क्या करेगी,
अगर ये सेल कैसी है, डिप्लॉइड। ठीक है, अब यहां पर ये जो सोमैटिक वर्ड हुआ है, पहले अपन इसको समझ ले, फिर वापस से डिप्लॉइड पे आ जाएंगे। ये सोमैटिक वर्ड जो डिप्लॉइड के बाद आया, इसको सोमैटिक को आप लिख लो आप दूसरा जर्म सेल से। ठीक है, देखो जर्म सेल वो वाली सेल होती है जो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेती है। ठीक है, जर्म सेल वो वाली सेल होती है जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है। रिप्रोडक्शन का मतलब गैमीट फॉर्मेशन, है ना, गैमीट फॉर्मेशन में पार्ट लेती है। रिप्रोडक्शन में भी अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि कौन सी स्टेप पे कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है, तो गैमीट फॉर्मेशन की बात करते हैं, है ना। तो जर्म सेल जो कि रिप्रोडक्शन की बात अपन कर रहे हैं, तो क्या करती है, गैमीट फॉर्मेशन करती है। गैमीट फॉर्मेशन के लिए जर्म सेल का काम हो गया। अब दूसरी अगर मैं बात करूं, इसको मैं यहां से हटा दे रही हूं, है ना, दूसरी अगर मैं बात करूं, ये हो गया दूसरा टाइप और ये हमारा पहला टाइप है, सोमैटिक सेल। ठीक है, अब ये जो सोमैटिक सेल है, सोमैटिक सेल क्या करती है, देखो सारी सेल को सिर्फ रिप्रोडक्शन ही तो नहीं करना है ना, वो तो सिर्फ जर्म सेल का काम है। अब जर्म सेल जो है वो तो कर लेगी दूसरा डिवीजन, उस पर भी मैं नहीं आ रही हूँ, अभी हमारा समझ क्या रहे थे हम, सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल की बात अगर मैं करूं तो ये करती है बाकी सारे काम, जैसे कि जो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करना है, पहले वो अपने अंदर नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाएगा, तभी तो वो ग्रो करेगा ना, तभी तो वो कंप्लीटली डेवलप होगा। ठीक है, तो ग्रोथ के लिए जो टाइप ऑफ सेल डिवीजन की जरूरत है वो कौन सा है, सोमैटिक सेल की, है ना, माइटोटिक की, माइटोसिस की जरूरत है। ठीक है, तो वो कौन करती है, सोमैटिक सेल्स करती हैं। ठीक है, ये करेंगी आपका माइटोसिस, और किस लिए करेंगी, ग्रोथ के लिए। किस लिए करेंगी, ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो सोमैटिक सेल्स वो होती हैं जो कि माइटोसिस करती हैं ग्रोथ करवाने के लिए, और जर्म सेल्स वो होती हैं जो गैमीट फॉर्मेशन करती हैं रिप्रोडक्शन को करवाने के लिए। ठीक है, तो ये दो टाइप ऑफ सेल याद रखना। अब इन दो टाइप ऑफ सेल में से सोमैटिक सेल जो है वो क्या करती हैं, हमेशा माइटोसिस करती हैं, है ना। एनिमल सेल की बात चल रही है, इस बात को भूलना मत। ये कॉन्टेक्स्ट हम किसका पढ़ रहे हैं, एनिमल्स का। एनिमल्स में जो सोमैटिक सेल्स होती हैं, डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स, हमेशा वो क्या करती हैं, हमेशा वो माइटोसिस ही करती हैं। ठीक है, ये जो डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स होती हैं एनिमल्स में, ये हमेशा माइटोसिस ही करती हैं। यहां तक बात अगर आपको क्लियर है तो मैं आगे देख ले, बताओ, मैं आगे देख ले तो मैं आगे पढ़ा दूं। ठीक है, अपन आगे देखें कॉन्सेप्ट, चलो। सी however there are few exceptions to this। अब यार ये तो ऑब्वियस सी बात है, बायोलॉजी है तो मतलब एक्सेप्शन का सिलसिला तो आना ही आना है। तो एक्सेप्शन क्या बताएं आपको इस चीज के, कि there are a few exceptions to this where haploid cells divide by mitosis, for example male honeybees। कुछ हैप्लॉइड सेल्स जो हैं वो भी माइटोसिस से डिवाइड कर लेती हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं इस चीज के, जैसे कि एक्सेप्शन है किस चीज का, मेल हनी बीज का। ये कैसी हैं, हैप्लॉइड है, उसके बाद भी ये क्या करती हैं, माइटोसिस करती हैं। मतलब देखो जनरल कंसेप्शन में आपको बताऊं, जनरल प्रोसेस क्या है, जनरल प्रोसेस ये कहती है कि अगर एक डिप्लॉइड सेल है, ठीक है, तो वो करेगी क्या, माइटोसिस। ठीक है, ठीक, ऐसे ऐसे माइटोसिस करेगी वो। अब इसमें मैंने आपको क्या बताया, एक से दो स्टेप बता के मैंने क्या बताया कि देखो प्लॉइडी लेवल चेंज नहीं हुआ, प्लॉइडी लेवल डिप्लॉइड था, डिप्लॉइड ही है। माइटोसिस में प्लॉइडी लेवल चेंज नहीं होता, समझ जाओगे ये भी आप थोड़ी देर बाद इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते। और अगर मैं बताऊं कि इसने क्या किया, मियोसिस किया, तो मियोसिस कैसे करेगी ये, मियोसिस में हो जाता है प्लॉइडी लेवल चेंज, है ना। मियोसिस में क्या हो जाता है, प्लॉइडी लेवल चेंज, हैप्लॉइड बन जाते हैं। तो ये जो हैप्लॉइड है ये जो हैप्लॉइड है ये क्या करेंगे, कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि ये जो हैप्लॉइड सेल्स हैं ये माइटोसिस से डिवाइड कर लेती हैं। जैसे कि एग्जांपल आपको दिया है मेल हनी बीज का, ठीक है, ये हैप्लॉइड सेल्स भी माइटोसिस से डिवाइड करके बना लेती हैं फिर से वापस से हैप्लॉइड सेल्स, और ये एग्जांपल आपको मिला है मेल हनी बीज में ऐसा होता है। अगेंस्ट दिस
The plants can show mitotic divisions in both haploid and diploid cells. इसके अलावा जो plants हैं, ठीक है, वो mitotic division और किस किस में दिखा सकते हैं, haploid में भी दिखा सकते हैं और diploid में भी दिखा सकते हैं. Plants में mitotic division haploid में भी हो सकता है और diploid में भी हो सकता है, लेकिन animal cell में अगर हम specific बात करें तो diploid cell में ही mitotic division होता है. हम सिर्फ mitotic की बात कर रहे हैं, meiosis की बात नहीं कर रहे हैं. इस रेफरेंस को भी मैं हटा देती हूँ यहाँ से. हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, माइटोसिस की बात कर रहे हैं. माइटोसिस एनिमल सेल में, डिप्लॉइड सेल में ही होता है और प्लांट सेल में हैप्लॉइड में भी होता है, डिप्लॉइड में भी होता है. एनिमल सेल का जो एग्जांपल है कि हैप्लॉइड में भी हो सकता है क्या किसी केस में, तो वो एक्सेप्शन है कौन, मेल हनी बीज. कौन एक्सेप्शन है, मेल हनी बीज. ठीक है, ये हैप्लॉइड होकर भी क्या कर लेते हैं, माइटोटिक डिवीजन कर लेते हैं. नाउ फ्रॉम योर रिकलेक्शन of examples of alternation of generations in plants, identify plant species and stages at which mitosis is seen in haploid cells. अब ये चीज आप कैसे याद करोगे, तो भाई सिंपल सी बात है कि आपने अभी अभी फर्स्ट यूनिट जो पढ़ी थी, फर्स्ट यूनिट के अंदर आपने प्लांट किंगडम के अंदर हर एक तरह के प्लांट्स का आपने पूरी लाइफ साइकिल पढ़ी. ठीक है, वो कैसे उनका रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती है. ठीक है, मैंने सबकी आपको साइकिल समझाई थी. उनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है कि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में अपने आप को स्विच कर लेते हैं. स्पोरोफिटिक जनरेशन से गैमेटोफिटिक जनरेशन में आ जाते हैं, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड जनरेशन में आ जाते हैं, है ना. हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल करके उनके अंदर लाइफ साइकिल्स चलती हैं. ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे. तो ये जो यहाँ पर एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए थे, इन एग्जाम्पल्स को जरा आप लोग याद कर लो, थोड़ा सा रिकॉल कर लो और आपको याद आएंगे कुछ एग्जाम्पल्स जो कि आपको याद करने ही है. ये आपका होमवर्क भी है. ठीक है, बहुत ही अच्छा सा होमवर्क है, करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा. ठीक है, ये आपका होमवर्क भी है. आपको कुछ एग्जांपल्स ऐसे याद कर लेने हैं अपने प्लांट किंगडम वाले मेमोरी से, जहां पर आपको ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे कि हैप्लॉइड सेल में भी माइटोसिस हुआ है और उससे उनकी लाइफ साइकिल चली है ना. ये एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे क्योंकि हमने अभी भी पढ़ी प्रॉपर्टी के प्लांट सेल में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों ही सेल में माइटोसिस हो जाता है ना. तो ये एग्जाम्पल आपको वहां मिल जाएंगे. ठीक है, चलो थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत आ रही है. ठीक है, देखो हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट कर देंगे क्या, एम फेज को पढ़ना, जो हम पढ़ रहे हैं कि भाई एनिमल सेल में सिर्फ डिप्लॉइड में ही होती है, प्लांट सेल में सिर्फ हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों में हो जाती है. तो ये जो हम स्टेज की बात कर रहे हैं, माइटोसिस की हम बात कर रहे हैं, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट माइटोटिक डिवीजन को पढ़ लेंगे, उसके अंदर आने वाली सब स्टेजेस को पढ़ेंगे और साथ ही हम पढ़ेंगे माइटोटिक डिवीजन का सिग्निफिकेंस भी, कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है. ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर का कंटेंट होने वाला है. आज हमने पढ़ लिया है अबाउट द सेल साइकिल. ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में आ जाना है पढ़ने मेरे साथ क्या, एम फेज मतलब माइटोटिक डिवीजन एंड इट्स सिग्निफिकेंस. ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक आपको करना है भाई पिछले सारे लेक्चर्स को कंप्लीटली अच्छे से कंप्लीट, अगर कुछ भी छूटा हुआ है पोर्शन, और अगर नहीं छूटा हुआ है तो रिवाइज तो करना ही है. तो भाई रिवीजन के लिए भी आपको दोनों ही केस में जाना पड़ेगा अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेलिस्ट सेक्शन में, जहां आपको लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएंगे. ये पूरा का पूरा कंटेंट आप एक्सेस कर सकते हो ऐप के थ्रू भी, इजीली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो या फिर यूज कर सकते हो वेबसाइट भी, विच इज www.magnetbrains.com. हर जगह आपको फुल कोर्स कंटेंट अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, कहीं कोई चार्जेस नहीं है. और आप चाहो तो आप यूज कर सकते हो ई बुक्स एंड ई नोट्स को भी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ेंगे एम फेज एंड इट्स सिग्निफिकेंस. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन.